वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूपीपीएससी के वर्ष 2023 के नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। है टेस्ट नंबर 27 और 26 टेस्ट जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ठीक है ये जो 27 है यहाँ तक पहुँच सकते हो। एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस चलती रहेगी। और ये जो डेली यूट्यूब सीरीज़ चल रही है पीसीएस वाली, इसके आप प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज़ इसकी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है, इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे मिश्रित प्रश्नों पर। ठीक है, इसमें करंट के भी टेस्ट होंगे और इसमें जीएस के भी टेस्ट होंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के संदर्भ में दो कथन है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लेखित 8 मिशन है ना, जो उनमें से एक है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन इस योजना का एक प्रमुख घटक है। दूसरा स्टेटमेंट यह है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। सी है इसका आंसर। तो यह मिशन जो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लेखित 8 मिशनों में से एक है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया और दूसरा भी सही है, क्योंकि कृषि को आर्थिक, संधारणीय, उत्पादक, लाभकारी और जलवायु अनुकूल बनाने के उद्देश्य से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन इस योजना का एक महत्वपूर्ण उपघटक है। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जो है फुल पेड सीरीज़ और ये जो टेस्ट है इनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सी योजनाएं शामिल हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, यानी इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। और दूसरा है राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, यानी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और तीसरा है कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, यानी इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कॉपरेशन। क्या क्या है इसमें? हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के तहत तीनों ही है ये। एकीकृत बागवानी मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो देखिए, हरित क्रांति कृषि योजना एक केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना है, जिसको वर्ष 2016-17 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन और कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना जैसी 11 योजनाओं को शामिल किया गया है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट, तीसरा, पहला, तीनों सही है, यानी डी है इसका आंसर, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन। ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु है, यानी नॉन मेटल। सिलिकॉन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु है। ठीक है, और जो है एल्युमिनियम भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। बताइए, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो उपधातु है वो है सिलिकॉन। और ये तीनों की तीनों बातें सत्य हैं। और प्रश्न पूछने का एक ये भी तरीका हो सकता है, याद रखिएगा इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ऑक्सीजन जो है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है, और सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु है, और एल्युमिनियम भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो गई? अर्थ सरफेस में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नॉन मेटल, और सिलिकॉन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मोस्ट अबेंडेंट मेटल। और जो एल्युमिनियम है ठीक है, मेटल। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है भूपर्पटी में वो एल्युमिनियम है, और सिलिकॉन जो है वो उपधातु है। ठीक है, तो सब मेटल होना चाहिए यहाँ तो, उपधातु। ठीक है, चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सीएजी से रिलेटेड स्टेटमेंट है ये, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं इसको हिंदी में, के संदर्भ में दो कथन है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में रखे गए हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है सीएजी की और हटाते भी वही हैं, मतलब पदच्युत भी वही करते हैं इसको। अच्छा, अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में भाग पार्ट देखा जाए तो कौन सा है, भाग होगा इसमें 5वां। ठीक है, देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट एजी के बारे में तो सही हो जाता, मतलब महान्यायवादी के, लेकिन ये सीएजी है तो सीएजी के बारे में दूसरा वाला कथन गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति तो होती है लेकिन पदच्युत नहीं होते, मतलब इनको हटाया नहीं जा सकता, हटेंगे ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से ही। ठीक है, यानी बिल आएगा लोकसभा में या राज्यसभा में, जैसे यानी चीफ जस्टिस, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाया जाता है, वैसे ही जो है इनकी रिमूवल प्रोसेस है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है यहाँ पर। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी के संबंध में जो नियुक्ति का प्रावधान है, और अनुच्छेद 148 के तहत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी होगा, ऐसा लिखा है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशेष बहुमत, संविधान संशोधन का यूज कर दिया था क्या बोलने में, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी इसे उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज हटते हैं, उनकी रिमूवल प्रोसेस जो है वही इसकी है। सीएजी एजी नहीं है ये, मतलब महान्यायवादी नहीं है जो ऐसे ही जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र होगा, सीएजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत तुर्की में नहीं है। तुर्की में माउंट अराराट, माउंट एल्ब्रोज, माउंट जाग्रोस, ये तीनों के तीनों तुर्की में है, लेकिन माउंट काकेकस नहीं है तुर्की में। तो काकेकस पर्वत जो है, काकेकस क्षेत्र में काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच पश्चिमी एशिया में एक पर्वत प्रणाली है, इसका विस्तार तुर्की में नहीं है, तो सी सही है आंसर। हिस्ट्री का प्रश्न आ गया है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा टेम्पल किसके शासनकाल में निर्मित हुआ। इसका उत्तर है कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी। तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा अपने शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। नंबर 7 पर आ जाइए, हिस्ट्री का प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है, बताने की कौन सा करेक्ट है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की और कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यादि की रचना तेलुगु भाषा में की। ये भी दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, सी है इसका आंसर। तो कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यादि की रचना की है, कौन सी भाषा में की है, तेलुगु भाषा में, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, सबसे पहले मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था। ये प्रश्न कई बार देखा होगा आपने टेस्ट सीरीज में हमारी, और इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। प्रतीक मुद्रा पर अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लेख थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जो है जारी किए थे। किसने जारी किए थे, बाबर ने नहीं, अकबर ने नहीं, शाहजहां ने नहीं, जहांगीर ने जारी किए थे। तो देखिए, सन 1605 में आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठते ही उसने 12 अध्यादेश जो है जारी किए, जो पूरे साम्राज्य में लागू हुए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, मार्च 2022 में किस वर्ष तक 220 नए एयरपोर्ट बनाने के लक्ष्य की घोषणा की गई। कब तक बनाने हैं 220 नए एयरपोर्ट, वर्ष 2025 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, अभी रिसेंटली हाल ही में जो है स्टैंड अप इंडिया ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। कब पूरे किए हैं ये, यानी इस योजना की शुरुआत जो है उस तिथि को हुई होगी, यानी 5 अप्रैल 2022 को किए हैं, 5 अप्रैल को किए हैं, तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो 5 अप्रैल 2022 को स्टैंड अप इंडिया ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को
उत्पादन के लिए, सेवा के लिए और कारोबार के क्षेत्र में ग्रीन फील्ड उद्यमों के लिए जो है ऋण प्रदान किया जाता है, अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 29 मार्च 2022 को किसने वर्षा जल संरक्षण अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया? और जल पुरस्कार भी वितरित किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान था। किसने किया ये? भारत के राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो 29 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्षा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया, जो था कैच द रेन 2022। अब यह जो अभियान है वो 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा, और इस अवसर पर राष्ट्रपति ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया, जिनमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, राजस्थान का दूसरा स्थान और तमिलनाडु राज्य जो है वो तीसरे स्थान पर है सर्वाधिक राज्य की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस बार ये भारत में आयोजित किया गया, इंडिया में आयोजित किया गया। इंडिया में कहाँ पर? इंडिया के कर्नाटक में, यानी बेलगावी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। तो इस अभ्यास में जिसने भाग लिया है वो है भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन ने, और जापान की तरफ से जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने, और भारत में हुआ है इस बार। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच में भारत के किस सशस्त्र बल ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया? ITBP, BSF, CRPF या फिर SSB? किसने चलाया? BSF ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया, और इसके तहत सीमा पर जो है तारबंदी के आसपास जो तार की सीमा जो लगा रखी है वहाँ पर मुख्यालय के सभी जवानों ने और अधिकारी जो है इसके दौरान जो है 24 घंटे निगरानी करी उन्होंने। और सर्दियों के दिनों में कोहरे और धुंध से बचने के कारण जो है सीमा पार से घुसपैठ और किसी भी तरह की नापाक हरकत से जो है निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF हाई अलर्ट पर आ जाता है, और BSF जो है अपने नियमित अभ्यास के तहत गर्मी में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी में जो है ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है, याद रखिएगा। और इस अभियान का जो संचालन है वो प्रतिवर्ष होता है, हर साल होता है, और इस दौरान सीमा पर जो है वो कड़ी निगरानी रखी जाती है। P5+1 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए 5 तो वो UN के मेंबर हैं, ठीक है, स्थाई वाले, तो वो तो होंगे ही होंगे इसमें, और जर्मनी भी है इसमें, भारत नहीं है। तो P5+1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी मेंबर हैं, ठीक है, चीन हो गया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और जर्मनी को संदर्भित करता है, यानी 5 तो यह हो गए, 1 2 3 4 5, और +1 यानी जर्मनी हो गया, भारत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। LSD लंपी स्किन डिजीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लंपी स्किन डिजीज यानी LSD इज नॉट करेक्ट? पहला है पशुओं, यह जो है पशुओं की एक जीवाणु जनित बीमारी है। इस रोग को पहली बार 1929 में जिम्बाब्वे के दुधारू पशुओं में पाया गया था। और ये तीसरा स्टेटमेंट है LSD के कारण पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आती है, और इस बीमारी में पशु मृत्यु दर जो है कम होती है, अधिक होती है। इस तरह के प्रश्नों में जो गलत होने की संभावना होती है वो ये है, एक तो ए वाले ऑप्शन में, क्योंकि ये फंगस कवक जनित भी हो सकती है या वायरस, ठीक है, यानी विषाणु जनित भी हो सकती है। यहाँ जीवाणु जनित लिखा है। अब यहाँ जो इस बीमारी में पशु मृत्यु दर कम है या अधिक है, ठीक है, या तो स्टेटमेंट यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा। इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो ठीक ही हो जाते हैं अधिकतर, तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। इस रोग को पहली बार 1929 में जिम्बाब्वे के दुधारू पशुओं में पाया गया था।
और LSD के कारण पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आती है, ये भी सही है। और इस बीमारी में पशु मृत्यु दर कम होती है, ये भी सही है। ये विषाणु जनित बीमारी है, पहला वाला जो है वो गलत है। तो देखिए LSD पशुओं में एक विषाणु जनित बीमारी है, न कि जीवाणु जनित, जिसके संक्रमण से पशुओं के शरीर में जगह जगह गांठें बन जाती हैं। और यह है इसका जो वायरस है वो पशुओं में मक्खी से, मच्छर से और पशु से पशु के संपर्क एवं लार आदि से फैलता है। तो ए करेक्ट है, मतलब ए वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ए सही है अपना आंसर। ये बाइलिंगुअल है, इसको पढ़ लीजिएगा। साइंस वाला बाइलिंगुअल देना थोड़ा ज़रूरी है। नंबर 17 पर आ जाइए। मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादन से संबंधित थे? अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। लीडर तो है मालवीय जी की, तो बी है क्या? हिंदुस्तान भी नहीं किया, अभ्युदय। सारे के सारे हो गए, डी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त सभी मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के प्रकाशन से संबंधित थे। अभ्युदय। निम्नलिखित दर्रे किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? मुलिंगला, नेलंग, डुंगरीला। इनके नाम से तो लग नहीं रहा ये राजस्थान के होंगे। और दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, पहाड़ी राज्यों की विशेषता है। हिमाचल प्रदेश के भी नहीं है ये। रोहतांग है हिमाचल प्रदेश का, शिवकिला हिमाचल प्रदेश का, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। ठीक है, डुंगरीला, मुलिंगला, नेलंग, जैसे नीतीला, थांगला, लिपुलेख, ये भी सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं ये, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या मैच करने के लिए पूछ लेगा। एक उत्तराखंड का रख देगा, एक हिमाचल का रख देगा, एक अरुणाचल का रख देगा, एक सिक्किम का रख देगा। माना दर्रा, थांगला दर्रा, नीतीला, लिपुलेख, किंगरी बिंगरी, डुंगरीला, ठीक है, बालचा, घाटरलिया, मुलिंगला, नेलंग और सांग चोकला, ये सारे के सारे उत्तराखंड के दर्रे हैं। दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पास। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की गई थी? इसका उत्तर BR मेहता नहीं है, यानी बलवंत राय मेहता की बात हो रही है। अशोक राय मेहता भी नहीं है। इसका उत्तर है क्या? या तो GV के राव होगा या LM सिंघवी। ये चारों की चारों समिति पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता, बहुत पूछते हैं इसको, क्योंकि त्रिस्तरीय इसने सुझाव दिया था, द्विस्तरीय इसने सुझाव दिया था। लेकिन यहाँ उत्तर क्या है? यहाँ उत्तर है LM सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर डी। तो वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने पंचायतों के पुनर्गठन तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने की सिफारिश जो है वो प्रस्तुत की थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वाज द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एस्टेब्लिश्ड? बताइए। सरकारिया समिति तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इसका उत्तर है सी रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर डी। तो डॉक्टर सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर 1 जून 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया और इसका कार्य देश के सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों की निगरानी, विकास तथा इसके लिए उत्तरदायी विभिन्न संस्थाओं के मध्य सहयोग स्थापित करना है। तो डॉक्टर सी रंगराजन का नाम याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।